द साइकोलॉजी ऑफ मनी का एपिसोड 5वां यहाँ से प्रारंभ होता है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और एपिसोड पे बने रहें। किसी परिणाम का कितना हिस्सा सचेतन निर्णय के कारण था और कितना जोखिम के कारण। मान लीजिए कि मैं एक स्टॉक खरीदता हूँ और 5 साल बाद भी वह वैसे का वैसा ही रहता है। यह संभव है कि इसे खरीदने का मेरा निर्णय ही खराब था। यह भी संभव है कि मेरा निर्णय अच्छा था और मेरा पैसा बनाने की संभावना 80% थी और दुर्भाग्य से मैं 20% वाले अन्य छोर पर पहुंच गया। इनमें से कौन सी संभावना सही है, यह कैसे जाना जाए? क्या मैंने एक गलती की या फिर बस जोखिम की वास्तविकता का अनुभव किया? आंकड़ों की सहायता से यह आंकना संभव है कि कुछ निर्णय समझदारी भरे थे या नहीं, लेकिन वास्तविक संसार में दिन प्रतिदिन हमें ऐसा नहीं करते। यह बहुत कठिन है। हम सादी कहानियों को वरीयता देते हैं जो आसान जरूर होती है लेकिन अक्सर बुरी तरह भ्रामक भी। निवेशकों और अग्रणी उद्योगपतियों के साथ अनेक वर्ष गुजारने के बाद मैंने जाना है कि किसी दूसरे की सफलता के लिए आमतौर पर खराब निर्णयों को उत्तरदायी ठहराया जाता है, जबकि आप अपनी खुद की सफलताओं को अक्सर जोखिम के बुरे पहलू के कारण हुआ मानते हैं। आपकी असफलताओं को आंकते हुए मैं संभवतः कारण और प्रभाव की एक सीधी सादी कहानी पसंद करूंगा, क्योंकि मैं नहीं जानता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आपने एक बुरा परिणाम पाया तो यह आपके किसी बुरे निर्णय के कारण हुआ हो। यह कहानी मुझे सबसे अधिक समझ में आती है, लेकिन जब मैं खुद को आंकता हूँ तो मैं एक ख्याली वृत्तांत रच सकता हूँ जिसके सहारे मैं अपने निर्णयों को सही ठहराकर बुरे परिणामों को जोखिम के मत्थे मर सकूं। फोर्ब्स मैगजीन का कवर ऐसे गरीब निवेशकों की सराहना नहीं करता जिन्होंने निर्णय तो समझदारी भरे लिए किंतु दुर्भाग्यवश जिन्हें जोखिम का बुरा पहलू झेलना पड़ा, लेकिन यह ऐसे अमीर निवेशकों का गुणगान अवश्य करता है जिन्होंने ठीक ठाक या फिर लापरवाही वाले निर्णय लिए लेकिन भाग्यशाली निकले। दोनों ने एक ही सिक्का उछाला लेकिन उसके गिरते समय बाजी पलट गई। इसका खतरनाक पहलू यह है कि हम सब पैसे के बारे में यह जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि क्या काम करता है और क्या नहीं, कौन सी निवेश नीतियां काम करती हैं, कौन सी नहीं, कौन सी उद्योग नीतियां काम करती हैं, कौन सी नहीं। आप अमीर कैसे बनते हैं, आप गरीब होने से कैसे बच सकते हैं। हम सफलताओं और असफलताओं की समीक्षा कर ये पाठ सीखने का प्रयास कर रहे हैं और कह रहे हैं वही करो जो इसने किया, जो उसने किया उससे बचो। अगर हमारे पास कोई जादुई छड़ी होती तो हम जान पाते कि इन परिणामों का कितना अनुपात ऐसे कार्यों के कारण है जो दोहराए जा सकते हैं, बनाम अनियमित जोखिम और भाग्य की भूमिका जो इन कार्यों को इस या उस ओर ढकेलते हैं। लेकिन हमारे पास कोई जादू छड़ी नहीं है, हमारे पास दिमाग है जिसे अधिक बारीकी के बगैर सरल उत्तर चाहिए। इसलिए उन विशेषताओं को पहचानना जो हमें अपनाना चाहिए या उनसे बचना चाहिए बेहद कठिन हो सकता है। अब मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ, एक ऐसे व्यक्ति की जो बिल गेट्स की ही तरह बेतहाशा सफल था, लेकिन जिसकी सफलता को भाग्य या कौशल से बांधना कठिन है। कॉर्नेलियस वैंडरबिल्ट ने अपने रेल मार्ग साम्राज्य को विस्तृत करने के लिए बस कुछ व्यापारिक करार पूरे ही किए थे। उनके एक व्यवसाय सलाहकार ने आगे झुककर वैंडरबिल्ट को बताया कि हर वह करार जिसके लिए उन्होंने सहमति दी थी वह किसी न किसी तरह कानून को तोड़ रहा था। हे भगवान, जॉन वैंडरबिल्ट ने कहा, तुम्हें लगता है कि रेल मार्ग स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क के कानून के अनुसार चल सकता है? बोलो, क्या ऐसा हो सकता है? इसे पढ़ने के बाद मेरा पहला विचार यह था, इस रवैये के कारण ही वे इतने सफल थे। वैंडरबिल्ट के समय में कानून रेल मार्ग को अनुमति नहीं देता था, इसलिए उन्होंने कहा भाड़ में जाए और कैसे भी अपना काम किया। वैंडरबिल्ट बेतहाशा रूप से सफल थे, इसलिए उनकी कानून तोड़ने की आदत जो कुख्यात और उनकी सफलता के लिए निर्णायक थी, उसे ऋषि ज्ञान के रूप में देखना लुभावना लग सकता है। उस बेजोड़ दूरदर्शी ने कुछ भी अपने रास्ते में नहीं आने दिया। लेकिन यह विश्लेषण कितना खतरनाक है। कोई भी समझदार व्यक्ति खुल्लम खुल्ला अपराध को उद्यमी विशिष्टता के रूप में इस्तेमाल करने की सलाह नहीं देगा।
आप आसानी से वैंडरबिल्ट की कहानी के अलग तरह से रूप लेने की कल्पना कर सकते हैं। एक नियम विरोधी जिसकी नई कंपनी एक अदालत के आदेश से धराशायी हो गई। इसलिए यहाँ पर एक समस्या है। आप वैंडरबिल्ट की कानून तोड़ने के लिए उतनी ही प्रशंसा कर सकते हैं जितनी आप एनरॉन की इसलिए आलोचना करते हैं। शायद इनमें से एक भाग्यवश कानून के हाथों से बच निकला जबकि दूसरा जोखिम के छोर पर जा पहुंचा। जॉन डी रॉकफेलर की कहानी भी ऐसी है। उनका बार बार कानून की आंखों में धूल झोंकना। एक न्यायाधीश ने एक बार उनकी कंपनी को आम चोर के समान कहा था। इतिहासकारों द्वारा अक्सर शातिर व्यवसाय होशियारी के रूप में दर्शाया गया है। शायद वह था भी, लेकिन वृत्तांत ने पुराने नियम कानूनों को नवरचना के आड़े नहीं आने दिया। से तुमने एक अपराध किया है, मैं कब बदलता है। या फिर वृत्तांत को रॉकफेलर बहुत प्रतिभावान थे, उनकी सफलताओं से सीखने का प्रयास करो। से रॉकफेलर एक अपराधी था, उसकी व्यावसायिक असफलताओं से सीखने का प्रयत्न करो। में बदलने के लिए कहानी में कितनी फेरबदल करनी होगी? बहुत कम। मैं कानून की चिंता क्यों करूं? वैंडरबिल्ट ने एक बार कहा था, मेरे पास शक्ति नहीं है। उनके पास थी और उनसे काम भी किया, लेकिन उन शब्दों की किसी ऐसी कहानी के अंतिम शब्दों के रूप में कल्पना करना काफ़ी आसान है जिसका परिणाम बिल्कुल अलग हो। निडरता और लापरवाही के बीच की रेखा बहुत महीन हो सकती है। जब हम भाग्य और जोखिम को उनका उचित लेखा ना दे तो वे अदृश्य हो सकते हैं। बेंजामिन ग्राहम अब तक के महानतम निवेशक, मूल्य निवेश के जनक और वॉरेन बफेट के शुरुआती गुरु के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन बेंजामिन ग्राहम की अधिकांश निवेश सफलता GEICO स्टॉक के एक बड़े भाग का स्वामी होने के कारण थी, जिसने उनके खुद के अनुसार हर उस विधिकरण का नियम तोड़ के रख दिया जिसे ग्राहक ने खुद अपने प्रसिद्ध मूल ग्रंथों में लिखा था। यहाँ निर्विकारता और लापरवाही के बीच ही महीन रेखा कहाँ स्थित है मुझे नहीं पता। ग्राहम ने अपनी GEICO के बारे में लिखा, एक भाग्यशाली मौका या एक अत्यंत समझदारी वाला निर्णय। क्या हमारे इनके बीच का अंतर बता सकते हैं? आसानी से नहीं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी का एपिसोड 5वां यहाँ से ख़त्म होता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।